नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अतुल सिंघल। स्वागत है आपका हमारे नए और ख़ास कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में। दोस्तों, इस कार्यक्रम में हम मोदी सरकार की नीतियों की विस्तार से चर्चा करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि इन नीतियों का कितना असर आम नागरिक पर पड़ रहा है या उसको इन नीतियों से क्या फ़ायदा हो सकता है। आपने देखा कि हम लगातार अलग अलग विषयों पर चर्चा करते रहे हैं। आज हम इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे भारत सरकार की उड़ान नीति की। उड़ान नीति मैं आपको बताऊं, ये है UDAN, उड़े देश का आम नागरिक। इस नीति को 2016-17 में भारत सरकार ने लॉन्च किया था। चूँकि हवाई जहाज़ में यात्रा करना एक आम नागरिक के लिए सपने जैसा होता था, मोदी सरकार ने तय किया कि एक जो हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति है वो भी हवाई यात्रा कर सके। उसके लिए इस नीति को लाए थे और 10 साल के लिए इसका एक टारगेट रखा था, लक्ष्य रखा था कि 10 साल में हवाई अड्डे छोटे छोटे पूरे देश में बना दिए जाएंगे, जिससे कि लोगों को इसका लाभ हो। एक किराया भी इसका तय किया गया था। लेकिन ये नीति अपने पिछले 8 वर्षों के दौरान किस स्तर तक पहुंची है, क्या इसके फ़ायदे हुए हैं और क्या इसमें अभी संभावनाएं हैं, इन सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं VP अग्रवाल जी। VP अग्रवाल एयरपोर्ट अथॉरिटी के अध्यक्ष पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। उनका एक लंबा अनुभव है एयरपोर्ट के और हवाई यात्रा के बारे में, हवाई क्षेत्र में। हम उनसे चर्चा करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है अग्रवाल साहब हमारे कार्यक्रम में आपका। जैसे हमने बताया कि उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक, तो ये तो एक जो सरल शब्दों में परिभाषा हो गई, लेकिन आप इस नीति को कैसे देखते हैं? ये जो नीति थी किसी बड़े अच्छे उद्देश्य से लाई गई थी। क्योंकि हमारे यहाँ पे देश में रफली 450 एयरपोर्ट हैं और उन एयरपोर्ट्स में जो ऑपरेशनल एयरपोर्ट मुश्किल से 80 एयरपोर्ट थे और इतने विशाल क्षेत्र देश में जहाँ पे टूरिज़्म पोटेंशियल काफ़ी है, कनेक्टिविटी नहीं थी या लोग मतलब उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, चल नहीं पा रहे थे। तो इस दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये प्लान किया गया कि अगर इन छोटे छोटे जो डॉर्मेंट्स एयरपोर्ट हैं इनको हम एक्टिवेट करें और इनको एक कनेक्टिविटी प्रोवाइड करें तो उससे काफ़ी बड़ी पॉपुलेशन इसको चलने में सक्षम हो पाएगी। लेकिन इससे रिलेटेड कई दिक्कतें थी, क्योंकि वहाँ पे जो भी एयरफील्ड्स या एयरपोर्ट्स जो थे सक्षम नहीं थे, उनको ठीक करना, इस लायक बनाना कि वहाँ पे प्रॉपर सिविल ऑपरेशंस हो सके, वो एक मुद्दा था। फिर वो एयरपोर्ट बहुत बड़े नहीं थे तो वहाँ पे बड़ा जहाज़ नहीं जा सकता था और ना ही उतना ज़्यादा ट्रैफिक था, तो नेचुरली कुछ छोटे जहाज़ वहाँ पे चलाए जा सकें। तो छोटे जहाज़ जब हम उनको चलाने का प्रयत्न करते हैं तो चूँकि ऑपरेशन बड़ा कम होता है, कम लोग चलते होते हैं, तो बिना गवर्नमेंट के सपोर्ट के उनको नहीं चलाया जा सकता। मतलब आपका ये कहना है कि उसमें सब्सिडी होनी चाहिए, ये कहना चाहते हैं आप? सब्सिडी होनी चाहिए, तो बिना सब्सिडी के उनको चला पाना मुश्किल होता है। तो सब्सिडी एयरलाइंस को कंडीशन में देनी पड़ेगी। वैसे तो इंटरनेशनली ऐसे जो स्कीम्स हैं उसमें एयरपोर्ट्स को भी सब्सिडी दी जाती है, क्योंकि दोनों को ही सब्सिडी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि कम ऑपरेशन से ना तो एयरलाइन फ़ायदा कर सकती है ना ही एयरपोर्ट में फ़ायदा होता है। तो दोनों नुकसान की अवस्था में होते हैं और कोई भी, आपको पता है, कोई भी बिज़नेस नुकसान में नहीं चल सकता। तो इसको इनिशियली एक सब्सिडी के थ्रू चलाने का एक प्रयास किया गया, और ताकि धीरे धीरे वहाँ पे अगर ट्रैफिक बिल्डअप करे और धीरे धीरे ये सब्सिडी ख़त्म हो पाए। तो कुछ एयरपोर्ट्स चूज़ किए गए जो ट्रैफिक हैंडल कर सकते थे, जहाँ पे प्रॉबल पोटेंशियल था, उनको डेवलप करके वहाँ पे RCS स्कीम के तहत कुछ सब्सिडी ऑफ़र करके एयरक्राफ्ट चलाने की कोशिश की। कुछ एयरपोर्ट्स पे बहुत ज़्यादा सक्सेस रहा, कुछ पे सक्सेस नहीं रहा। उसके विभिन्न कारण थे। सरकार ने 500 रुपया पर 100 किलोमीटर की शायद स्कीम रखी थी कि आप 500 से 800 किलोमीटर की यात्रा करेंगे तो 2500 रुपये में हो जाए। तो क्या ये प्राइवेट एयरलाइंस हैं उनके लिए फिजिबल नहीं है? उनके लिए फिजिबल था। दिक्कत आ रही थी मेनली कि जो जहाज़ हैं वो छोटे जहाज़ चलाए जा रहे थे और विश्व में एक तो छोटे जहाज़ों की अवेलेबिलिटी बहुत कम है और स्पेशली इंडिया में बहुत छोटे जहाज़ ज़्यादा है नहीं, तो उनको लाने का, उनकी देखभाल, उनकी मेंटेनेंस, उनकी सर्विसिबिलिटी मेंटेन करने की कंडीशंस काफ़ी मतलब डिफ़िकल्ट थी। तो जहाँ जहाँ बड़े जहाज़ जा सकते हैं वहाँ पे जो कनेक्टिविटी दी गई वहाँ पे तो आसानी से ठीक तरह से चल पाई। जैसे दरभंगा है, जैसलमेर है,
इन सब में रनवे ऑलरेडी बड़ा था, सारी फैसिलिटीज़ थी, तो वहाँ पे सब्सिडी दी, तो इनिशियल सब्सिडी से वहाँ पे सक्सेसफुल हो गया, वहाँ पे ट्रैफिक बिल्डअप हो गया। लेकिन कुछ जगहों पे जो छोटे जहाज़ जाने थे, उन छोटे जहाज़ को लेकर के जो कंपनी थी, या तो उनको कोई प्रॉब्लम आ गई, उनका लीजिंग में उनको दिक्कत आया, उनको ठीक से जहाज़ नहीं मिल पाए, या उनकी जो क्रू था उसको लेकर के प्रॉब्लम आ गई, पायलट्स की प्रॉब्लम आ गई। तो इसलिए छोटे जहाज़ जहाँ भी ऑपरेट हो रहे थे वहाँ पे कुछ दिक्कतें आई, कुछ जगह पे सक्सेसफुल ऑपरेशन रहा, स्पेशली साउथ में अभी भी चल रहा है, नॉर्थ में कई जगह पे ऑपरेशन को क्लोज करना पड़ा क्योंकि लेकिन अग्रवाल साहब, जैसे हम पोर्ट ब्लेयर की बात करते हैं, पोर्ट ब्लेयर में तो शायद बड़े जहाज जा सकते हैं, बावजूद उसके किराया बहुत महंगा है वहाँ का, और वहाँ पे ट्रैफिक भी अच्छा खासा है। पोर्ट ब्लेयर जो है ये बहुत अच्छा एयरपोर्ट है, टूरिज़्म के हिसाब से बहुत अच्छी जगह है, लेकिन वहाँ पे टूरिस्ट रिलेटेड फैसिलिटीज़ अभी कम डेवलप्ड हैं। वहाँ पे जो आपने कहा कि वहाँ पे किराया बहुत ज़्यादा है, हाँ बहुत ज़्यादा किराया है। उसका वन ऑफ द रीज़न है कि वहाँ पे एयरक्राफ्ट में उनको एक एक्स्ट्रा फ्यूल लेके जाना पड़ता है रिटर्न आने के लिए, तो उसकी बहुत बड़ी दिक्कत है। तो उसकी वजह से उनका कॉस्ट बढ़ जाती है, तो उसका उस समस्या को टैकल करने के लिए वहाँ पे अगर रिफ्यूलिंग वगैरह ठीक से अगर हो जाए तो शायद कुछ उसका डाउन किया जा सकता है। और दूसरा था कि पहले वहाँ पे सिर्फ एक एयरलाइन ऑपरेट करती थी, मल्टीपल एयरलाइंस ऑपरेट करने लगी, तो उससे भी उसका फेयर डाउन हुआ है। कंपटीशन होगा। आपने छोटे एयरपोर्ट्स की बात की कि क्या दिक्कतें हैं। अभी हमने ये देखा कि सरकार ने कई बड़े एयरपोर्ट्स बनाए हैं, जिसके अंदर से जेवर एयरपोर्ट है, इसके अलावा जो बड़ा एयरपोर्ट है वो महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन रहा है। तो इस प्रकार के सरकार का जो ध्यान है बड़े एयरपोर्ट बनाने के लिए, तो आपको लगता है कि वो उससे लोगों को फ़ायदा पहुंचेगा, जो सरकार का लक्ष्य है वो पूरा हो पाएगा? जो बड़े एयरपोर्ट, देखिए ज़्यादातर जो एयरक्राफ्ट अवेलेबल हैं वो 100 सीटर के अबव वाले अवेलेबल है, 120 सीट्स या 100 सीट्स के ऊपर सीट्स वाले जहाज़ अवेलेबल हैं, और इसके क्रू में भी दिक्कत नहीं है। लेकिन ये एयरक्राफ्ट का जनरल रिक्वायरमेंट है कि 6000 फीट रनवे होना चाहिए। तो इतना बड़ा अगर एयरपोर्ट बने तो वहाँ पे ट्रैफिक स्मूथली डेवलप हो सकता है, आगे बढ़ सकता है। तो जैसे हिसार है, हिसार तो किसी और पर्पज़ से डेवलप हो रहा है, क्योंकि ये तो एक तरह से एनसीआर का एक तीसरा एयरपोर्ट है, तो यहाँ तो ट्रैफिक ग्रेजुअली बिल्डअप हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसी तरह के और भी जगहों पे एयरपोर्ट्स आने चाहिए और उस एरिया को कनेक्ट होना चाहिए। जैसे आप एग्जांपल लीजिए, वेस्ट बंगाल है, इतनी बड़ी स्टेट है, वहाँ पे कहने के लिए बस 3 एयरपोर्ट हैं, कलकत्ता हो गया, दुर्गापुर और सिलीगुड़ी। तो उससे इतनी बड़ी स्टेट का काम नहीं चल पाता। इसी तरह से आप उड़ीसा जैसी बड़ी स्टेट को लीजिए, वहाँ पे सिर्फ 2 एयरपोर्ट हैं। तो इस तरह से जहाँ की, जबकि कम से कम उड़ीसा को सर्व करने के लिए 5 या 6 एयरपोर्ट्स होने चाहिए। लेकिन जब हम बात करते हैं हेलीकॉप्टर सर्विस की, क्योंकि जैसे नॉर्थ ईस्ट का कुछ इलाका है या लेह लद्दाख का इलाका है, वहाँ पे छोटे एयरपोर्ट या हेलीपैड बनाए गए हैं, तो क्या वो इसका एक तरीके से विकल्प नहीं हो सकते एयरपोर्ट का? नहीं, हेलीपोर्ट्स जो होते हैं, हेलीकॉप्टर बेसिकली ऑपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कॉस्टली होता है। तो पर पैसेंजर अगर हम हिसाब लगाएं तो अगर सब्सिडी ना हो तो उतने ही डिस्टेंस के लिए कॉस्ट 5 या 6 टाइम्स आ जाएगी। तो इतनी ज़्यादा सब्सिडी के ऊपर रन कर पाना मुश्किल होता है। लेकिन जो हिली टेरेन है और ट्रैफिक भी कम है, और एयरपोर्ट बनाने का फ्लैट ग्राउंड अवेलेबल भी नहीं है पहाड़ों पे, इतना लंबा रनवे बनाना, 500 फीट वगैरह का रनवे बनाना मुश्किल हो जाता है, कॉस्ट काफ़ी आती है। तो उस सिचुएशन में हेलीकॉप्टर एक वाया मीडिया है, और ये उस लिमिटेड वे में ट्रैफिक को हैंडल कर सकता है। तो अभी तो गवर्नमेंट ने आरसीएस के तहत हेलीकॉप्टर ऑपरेशन के लिए भी स्कीम को रन किया है, तो उसका देखते हैं उसका क्या। आपने कहा कि 6000 फीट का रनवे होना चाहिए। लक्षद्वीप को लेके काफ़ी आजकल चर्चा चल रही है, और यह है कि वहाँ पे एयरपोर्ट्स को, या मतलब एयर फैसिलिटी को बढ़ाया जाएगा। साथ में कुछ सरकार ने भी कदम उठाए। आपको लगता है कि ये प्रैक्टिकली संभव हो पाएगा वहाँ पे, या कैटर कर पाएंगे इतने टूरिस्ट को लक्षद्वीप का एयरपोर्ट? नहीं, लक्षद्वीप का एयरपोर्ट का स्कीम मेरे द्वारा ही शुरू किया गया था,
तो उस समय वहाँ पे अगर आपने उसका ज्योग्राफी देखा हो तो जो लक्षद्वीप एयरपोर्ट है उसके पास पास लगा हुआ उसी की लाइन में एक छोटा सा और आइलैंड जैसा है। तो उस आइलैंड को लेवल ऑफ करके उस जगह पे रनवे को बढ़ाया जा सकता है और एक टर्मिनल वगैरह के लिए भी प्रॉपर स्पेस क्रिएट किया जा सकता है। और लक्षद्वीप में दूसरे आइलैंड को फीड करने के लिए मतलब एक आइडियल एयरपोर्ट से वहाँ पे बन सकता है। तो इतना है, इसका पोटेंशियल है वहाँ पे, क्योंकि अभी छोटा जहाज़ जाता है उसकी थोड़ी स्टेबिलिटी कम होती है तो इतने ट्रैफिक को नहीं ले जा सकते। फिर लक्षद्वीप से फेरी या हेलीकॉप्टर्स के माध्यम से जो आसपास के द्वीपों पर जाया जा सकता है। एक सवाल और, लोग कहते हैं कि मोदी सरकार ने एयर इंडिया को बेच दिया, इस फैसले को कैसे देखते हैं आप? एयर इंडिया का मतलब पहले यूपीए सरकार के दौरान भी ये देखा जा रहा था कि इसमें प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, गवर्नमेंट उसको लगातार सपोर्ट कर रही थी, लॉसेस हो रहे थे। तो उस समय भी ये दिमाग में था कि इसको फिर प्राइवेटाइज कर दिया जाए, इसको गवर्नमेंट कंट्रोल से बाहर कर दिया जाए ताकि इसमें कुछ एनर्जीज़ वगैरह आएँ और वो उसका प्राइवेट सेक्टर की एफिशिएंसीज़ को यूज़ कर सकें। तो वो कॉन्सेप्चुअली तो उस समय भी प्लान था कि इसको प्राइवेटाइज़ किया जाए, लेकिन चूँकि ये बहुत बड़ा डिसीज़न था, हो नहीं पा रहा था। तो लकीली मोदी गवर्नमेंट के दौरान उसको फिर उन्होंने प्रोसेस को रन किया और सक्सेसफुल बिडर एयर इंडिया आया और जो उसको वापस ट्रैक पे ला रहे हैं। तो दैट इज़ अ गुड साइन, इट इज़ अ गुड डिसीज़न। आपने ये भी कहा कि छोटे एयरक्राफ्ट हमारे पास नहीं है, विश्व में भी नहीं है, और कुछ हमारे पास उनकी कमी भी है हवाई जहाज़ की। लेकिन अभी 2 दिन पहले स्टेटमेंट आया था मंत्री का, ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनका कहना था कि 1500 जो प्लेन हैं उनका ऑर्डर दिया है अलग अलग एयरलाइंस ने। तो आपको लगता है कि बड़े जहाज हैं? सारे बड़े जहाज का ऑर्डर है, उसका एयरबस 320 का है या बोइंग का, सारे बड़े जहाज हैं, मोर देन 100 सीटर कैपेसिटी। उससे कुछ फ़ायदा लोगों को होगा? नहीं, उससे डेफिनेटली कनेक्टिविटी बढ़ेगी हर जगह पे जहाँ पे एयरपोर्ट इन एयरक्राफ्ट को लेने में सक्षम है, उन सब पे कनेक्टिविटी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। जहाँ पे हो सकता है कि हफ्ते में 2 बार ऑपरेट कर रहे हैं, रेगुलर ऑपरेट करेंगे तो एक स्टेबिलिटी ऑफ फ्लाइट हो जाती है। तो वो सब चीज़ें मिलेंगी उसको, तो उसका ग्रोथ तो है। उन सिटी पेयर्स में डायरेक्ट कनेक्शंस होंगे। पहले नहीं सोचा जाता था कि भाई यहाँ से उस स्थान तक कैसे होगा, क्योंकि 2-3 साल पहले की बात है, मैं लखनऊ से ट्रैवल कर रहा था तो सडनली वहाँ पे अनाउंस किया गया लखनऊ से कोचिन, जबकि जब मैं सर्विस में था तो दिल्ली से कोचिन जाना चाह रहा था तो जाने के लिए पहले दिल्ली से बॉम्बे, फिर बॉम्बे से कोचिन जाना पड़ता था। लेकिन उस समय जब लखनऊ में अनाउंस हुआ कि लखनऊ से डायरेक्ट फ़्लाइट कोचिन के लिए, तो आई वॉज प्लेजेंटली सरप्राइज कि ये सिटी पेयर में डायरेक्ट फ़्लाइट्स मिल रही, जो कि पहले नहीं हुआ करते, नहीं होता था। तो ज़्यादा एयरक्राफ्ट अगर आ जाने से ये जो सेकेंड 2 टियर सिटीज़ हैं, इनसे डायरेक्ट फ़्लाइट्स कनेक्टिविटी अवेलेबल हो जाएगी। अब आपसे आखिरी सवाल, जैसे आपने बताया कि जो बड़े एयरक्राफ्ट आएंगे तो कनेक्टिविटी अच्छी हो जाएगी सेकंड टियर सिटीज़ के अंदर, लेकिन जो सरकार का असली सपना है कि उड़े देश का आम नागरिक, ये कैसे पूरा होगा, कब तक पूरा होगा, और आपके क्या सुझाव हैं, क्योंकि आप अनुभवी व्यक्ति हैं, जो सुझाव आपके सरकार तक पहुंच सकें? देखिए, जहाँ पे मतलब कनेक्टिविटी अच्छी हो जाएगी, कंपटीशन इस्टेब्लिश होगा, तो कंपटीशन से ऑलरेडी प्राइसेस कम होते हैं, तो एक तो उस वजह से रेट्स अपने आप कम होंगे। और उसके अलावा गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि जो इस पे सरचार्ज लगता है फ्यूल पे, स्टेट का ATF पे टैक्स जो लगता है, जो मेजर कंपोनेंट है, रफली 34% कंपोनेंट उनकी ऑपरेशनल कॉस्ट का हो जाता है, तो उसको कम किया जाएगा। कई स्टेट्स ने, काफ़ी स्टेट्स ने सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने से कम कर दिया है। यूपी में कम है, हरियाणा में 1% है, यूपी में 1% है, दिल्ली में ज़्यादा है। तो इससे जो भी फ़्लाइट दिल्ली से ऑपरेट होता है उसको कनेक्शन में कॉस्ट काफ़ी आ जाती है। तो एक तो इस तरह से उसका ऑपरेशनल कॉस्ट कम करेंगे, कॉस्ट कम होने से, टैक्सेस कम होने से एयरलाइन को कॉस्ट कम होगा, एयरलाइंस को कॉस्ट कम होगा, तो पैसेंजर्स को कॉस्ट कम हो जाएगा। तो एक तो इस तरह से हैंडल किया जा रहा है। दूसरा है रूट डिस्पर्सल गाइडलाइन है, तो जहाँ पे लेस कनेक्टेड एरियाज़ हैं उनमें उसका भी फ़ायदा मिलेगा।
तो उसमें जो लेस कनेक्टेड है उसमें एक बाइंडिंग है एयरलाइंस पे कि वहाँ पे कनेक्टिविटी प्रोवाइड करें, तो उसके थ्रू भी एक कनेक्टिविटी को पुश मिलेगा। तो ये एक इनडायरेक्ट सब्सिडी होगा, डायरेक्ट सब्सिडी नहीं है। डायरेक्ट सब्सिडी उड़ान स्कीम के ही तहत है, तो वो भी एक सप्लीमेंट्री स्कीम है जो इस एफर्ट्स को सपोर्ट कर रही है। जहाँ पे इनिशियली एयरलाइंस को ज़्यादा रिस्क लगती है कनेक्टिविटी देने पे, वहाँ पे अगर एयरपोर्ट सक्षम है तो वहाँ पे फिर फ़्लाइट ऑपरेट हो जाएगी। जैसे हिसार है, हिसार अगर चालू होगा, शुरू होगा, तो वहाँ से दूसरे सिटीज़ को बॉम्बे कनेक्टिविटी देना है, हो सकता है फुल एयरक्राफ्ट लोड ना मिले, लेकिन अगर सब्सिडी दी जाएगी तो हो सकता है फुल एयरक्राफ्ट लोड उसमें आ जाएगा। तो इसकी वजह से एक बेनिफिट तो मिलेगा, कॉस्ट भी कम आएगी, बेनिफिट मिलेगा, रेट्स कम आएंगे। जैसे इंडिया में इस समय अपवर्ड इकॉनमी जा रही है, और उससे ये क्लियर इंडिकेशन है कि अगले 20 से 25 साल तक हमें एक स्टडी ग्रोथ एविएशन में देखने को मिलेगा बिटवीन 7 to 10%। ये एक बहुत अच्छी ट्रैजेक्टरी होगी, और इसके लिए बहुत ज़्यादा कैपेसिटी चाहिए एविएशन सेक्टर में। तो एविएशन सेक्टर में दे आर टेकिंग राइट स्टेप्स, जगह जगह पे सेकेंड एयरपोर्ट्स क्रिएट कर रहे हैं, कहीं कहीं पे 2 एयरपोर्ट होने के बाद तीसरे एयरपोर्ट की भी बात हो रही है। तो ये एक अच्छा संकेत है, लेकिन मैं चाहूँगा कि इस पर थोड़ा सा इस सेक्टर को और प्रायोरिटी मिलना चाहिए, क्योंकि कई शहरों में धीरे धीरे जगह बहुत लिमिटेड हो जाएगी, एयरपोर्ट को जगह मिलने में दिक्कत होगी। शहर जैसे हमारा कलकत्ता है, कलकत्ता का सेकेंड एयरपोर्ट अभी तक कोई सीरियस थॉट नहीं है उसके ऊपर, उसको होना चाहिए। चेन्नई का सेकेंड एयरपोर्ट अर्लीस्ट आना चाहिए वहाँ पे, नहीं तो वहाँ पे ग्रोथ रुकने लगेगी। तो इस तरह से इवन लखनऊ सेकेंड एयरपोर्ट की बात अभी से हमें शुरू करनी चाहिए, क्योंकि एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट की कैपेसिटी एग्जॉस्ट हो जाएगी अगले 5 साल के अंदर। तो इस तरह से सेकेंड एयरपोर्ट, थर्ड एयरपोर्ट की बात अभी से शुरू होनी चाहिए, क्योंकि ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है देश का। बहुत बहुत धन्यवाद। कई सुझाव दिए हैं श्री वीपी अग्रवाल ने, जो एयरपोर्ट अथॉरिटी के अध्यक्ष सेवानिवृत्त हैं, और ये कहना है कि हवाई क्षेत्र में काफ़ी संभावनाएं हैं और सरकार के जो कदम हैं वो भी अच्छे हैं, लेकिन कुछ जो सुझाव हैं कि जैसे कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए और सब्सिडी देने पर उन्होंने थोड़ा जोर दिया है कि सरकार को सब्सिडी देनी चाहिए, क्योंकि किराए ज़्यादा हैं इसलिए यात्री नहीं है इसलिए किराए ज़्यादा हैं। तो सरकार को इस चुनौती से निपटने के लिए सब्सिडी देकर हवाई क्षेत्र में लोगों का रुझान बढ़ाना चाहिए, जिससे कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई यात्रा कर सकेगा। कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में आज इतना ही। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। नमस्कार।